नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम। स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। मध्य प्रदेश में इन दिनों सिया विवाद सुर्खियों में है। बैठक न करने से लेकर अवैधानिक रूप से पर्यावरण अनुमति जारी करने तक का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। लेकिन जो बात अब तक खबरों में नहीं आई वो ये कि इस पूरे विवाद की शुरुआत कहां से हुई और इसका असली कारण क्या था। सिया के चेयरमैन रिटायर्ड आईएएस शिव नारायण सिंह चौहान ने आरोप लगाए थे कि सिया की सदस्य सचिव आईएएस उमा महेश्वरी नियमों का पालन नहीं कर रही हैं और जानबूझकर सिया की बैठक नहीं करा रही हैं। उन्होंने इस संबंध में पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव तत्कालीन कह लूं आईएएस नवनीत कोठारी जो एप्को के डायरेक्टर जनरल भी हैं उनको भी शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद मुख्य सचिव को भी शिव नारायण सिंह चौहान ने पत्र लिखा, लेकिन फिर भी बैठक नहीं बुलाई गई। इस बीच 25 और 27 मई को जब सदस्य सचिव तत्कालीन उमा महेश्वरी छुट्टी पर थीं, तो उनके स्थान पर उनका प्रभार आईएएस श्रीमन शुक्ला को दिया गया, जिन्होंने बिना बैठक के ही पर्यावरण अनुमति जारी कर दी। इसके लिए ईआईए नोटिफिकेशन के पैरा 8 का हवाला दिया गया कि इसके तहत डीम्ड अनुमति जारी की जाती है। पर्यावरण अनुमति की जो प्रक्रिया है, उसके तहत पहले सैक एसईएसी कमेटी तकनीकी जांच करती है, उसके बाद सैक इन केसों को सिया के पास भेजती है। नियमानुसार इन केसों को प्राप्ति क्रम में रखे और उसी क्रम में एजेंडे में शामिल करना चाहिए, लेकिन सिया में ऐसा नहीं हो रहा था। यहाँ पिक एंड चूज किया जा रहा था, यानी क्रमवार नीति पहले आए पहले पाए का पालन नहीं हो रहा था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रिश्वत देकर एजेंडे में नाम शामिल करवाया जा रहा था। सूत्रों के मुताबिक, जो इससे जुड़े हुए सूत्र हैं उनके मुताबिक, सिया में उद्यमियों से पर्यावरण अनुमति के बदले 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक की रिश्वत ली जाती थी। औसतन हर महीने यहाँ 200 से 400 केस सिया में आते हैं, जिनसे हर महीने लगभग 5 करोड़ रुपए तक की वसूली होने का अनुमान है, ऐसा सूत्रों का दावा है। सिया की बैठक का एजेंडा सदस्य सचिव यानी उमा महेश्वरी तत्कालीन जो है वह तय करती थी। केसों की सूची नोडल अधिकारी तैयार करता है। यहाँ नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी आलोक नायक के पास है। वही सैक से आए केसों को जांच कर नोट शीट पर क्रमवार एजेंडा बनाकर सदस्य सचिव को सौंपना चाहिए था। इस मामले में नोडल अधिकारी आलोक नायक ने ऐसा नहीं किया। सूत्रों के मुताबिक आलोक नायक ने पहले आए पहले पाए के नियम का पालन नहीं किया। हमारे पास इससे संबंधित प्रमाण उपलब्ध है। जिस कंसल्टेंट की जितनी पकड़ हो, उसके केस उतनी जल्दी एजेंडा में शामिल होते हैं। जिसकी पकड़ नहीं, उसका मामला लटकता रहता है। इससे संबंधित कुछ प्रमाण हमारे पास उपलब्ध है। नोडल अधिकारी का काम एजेंडा के लिए प्रस्ताव सदस्य सचिव को देना होता है। इसके अलावा बैठक में केसों की पूरी जानकारी कमेटी सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। जैसे खदान का क्षेत्रफल कितना है, क्लस्टर का मामला है या सिंगल मामला है, आसपास जंगल है या नहीं, पहले से काम शुरू हुआ था या नहीं, सैक की सिफारिश क्या है, आदि आदि जानकारी सिया कमेटी को देनी होती। इन्हीं बिंदुओं पर सिया कमेटी निर्णय लेती है। यदि कोई कमी दिखे तो केस वापस सैक को भेजा जाता है। ऐसे में नोडल अधिकारी की भूमिका एक प्रकार से निर्णायक जैसी होती है। सूत्र बताते हैं कि नोडल अधिकारी आलोक नायक जो तत्कालीन है ने कुछ ऐसे केस एजेंडे में रखे जिनमें या तो विरोध था या शिकायत दर्ज थी। एक ऐसे ही केस को गलत जानकारी देके मंजूरी भी दिलवाई गई, जिसके खिलाफ कलेक्टर ने कार्रवाई कर रखी थी एवं एक विधायक ने भी लिखित शिकायत दी हुई थी। सूत्रों ने बताया कि इस शिकायत को सिया कमेटी से छुपाया गया था। नियमानुसार इस शिकायत की जानकारी नोडल अधिकारी को सिया कमेटी के समक्ष रखनी थी। शिकायतकर्ता एक विधायक थे, तो जब विधायक को पता चला कि शिकायत के बावजूद खदान को या अनुमति दे दी गई है, तो उन्होंने फिर से इसकी शिकायत दर्ज करवा दी। जब चेयरमैन शिव नारायण सिंह चौहान को समझ आया कि नोडल अधिकारी द्वारा संभवतः जानकारी छुपाई जा रही है और मनमानी की जा रही है, चेयरमैन ने जब सूची की पड़ताल की तो उन्हें साफ दिखा कि जो केस हैं उनके चयन में पूरी तरह से पक्षपात हो रहा है। विभागीय सूत्रों ने बताया, चेयरमैन ने सदस्य सचिव उमा महेश्वरी से
आलोक नायक जो नोडल अधिकारी हैं उनको पद से हटाने के लिए तक कहा था, क्योंकि वे ना तो केसों को गंभीरता से जांच कर रहे थे और ना ही पूरी जानकारी समिति को दे रहे थे। लेकिन उमा महेश्वरी ने आलोक नायक पर पूरा भरोसा दिखाया और कोई कार्रवाई नहीं की। बताया जा रहा है कि आलोक नायक और तत्कालीन सदस्य सचिव आईएएस उमा महेश्वरी के बीच कार्य व्यवहार में काफी नजदीकियां थी। इसके बाद चेयरमैन ने स्वयं एक एक प्रकरण की बारीकी से जांच की, जिसमें खुलासा हुआ कि सैक की सिफारिश में कई विसंगतियां हैं। गूगल अर्थ से कई मामलों का खुलासा हुआ, जिसके बाद चेयरमैन शिव नारायण सिंह चौहान ने अपनी आपत्तियां लगाकर ऐसे प्रकरणों को सैक को लौटाना शुरू कर दिया, जिससे हालात यह हो गए कि एक बैठक में 12 से 15 प्रकरण ही सुनवाई हो पा रही थी। ऊपर से इनमें से ज्यादातर प्रकरण वापस लिए जा रहे थे। हालांकि चेयरमैन शिव नारायण सिंह चौहान ने नियमों के अनुरूप ही कार्य किया है। अब जब चेयरमैन ने गड़बड़ियों को पकड़ लिया था, तब कंसल्टेंट परेशान होने लगे। आपको बता दें कि सिया में लगभग सभी कंसल्टेंट आलोक नायक से ही मिलते थे, जो उन्हें दबाव बनाना शुरू किया। जब कंसल्टेंट ने आलोक नायक पर दबाव बनाना शुरू किया कि क्लाइंट के काम नहीं हो रहे हैं, तो उनका धंधा ठप हो जाएगा, क्योंकि चेयरमैन साहब ने गलतियां पकड़ना शुरू कर दिया था। इस बीच बात और बिगड़ गई जब चेयरमैन ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक उन्हें यह नहीं बताया जाएगा कि एजेंडा तय करने का आधार क्या है और क्या वह क्रमवार है, तब तक बैठक न बुलाई जाए। बावजूद उसके सदस्य सचिव ने चेयरमैन से बिना पूछे तिथि तय कर बैठक बुला ली, जिसमें चेयरमैन अनुपलब्ध रहे किन्हीं कारणों की वजह से। ऐसी स्थिति 2-3 बार बनी। हालांकि इसके बाद चेयरमैन ने लिखकर कहा कि अब बैठक बुलाइए, बैठक करवाइए, लेकिन तब सदस्य सचिव तत्कालीन आईएएस उमा महेश्वरी ने बैठक नहीं बुलाई और यही विवाद बढ़ता चला गया। मार्च और अप्रैल में बैठक नहीं होने के कारण कई केस रुके रहे। इन केसों को मंजूरी नहीं मिल रही थी, क्योंकि चेयरमैन ने कहा था अब सख्ती शुरू करेंगे। इनसे घूसखोरी की पूरी व्यवस्था पर असर पड़ने लगा था। यही वजह थी कि कंसल्टेंट्स द्वारा दबाव बनाया जाना शुरू हुआ। सूत्रों का कहना है कि जब रिश्वत दी जा चुकी होती है, तब दबाव और ज्यादा बढ़ जाता है। इसी बीच साजिश शुरू हुई। किसी ने चेयरमैन के खिलाफ शिकायत कर दी कि वे पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन चेयरमैन को समझ आ गया था कि यह एक संगठित साजिश है, ताकि उन्हें पद से हटाया जा सके और पुरानी व्यवस्था बहाल की जा सके, जिसमें बिना देखे केसों को अनुमति दी जा रही थी, सिवाय किसी के लेन देन के। सूत्रों का कहना है कि यदि मार्च और अप्रैल में बैठक होती तो कई गड़बड़ प्रकरणों की पोल खुल जाती, इसलिए बैठक की नहीं होने दी गई। सिस्टम में रुकावट पैदा की गई और फिर मई के अंतिम सप्ताह में सदस्य सचिव की अनुपस्थिति में कार्यभार में आए अधिकारी आईएएस श्रीमन शुक्ला ने बिना बैठक किए ही टीम्ड अनुमति जारी कर दी। इस पूरे घटनाक्रम में कुछ बात स्पष्ट हो जाती है। पहला यह कि केस लगाने में भेदभाव क्यों किया गया, सवाल भी उठते हैं। सवाल यह है कि सदस्य सचिव को क्रमवार केस क्यों प्रस्तुत नहीं किए गए। अगला सवाल, आलोक नायक ने केस लगाने के प्रस्ताव में सदस्य सचिव को बताया था या नहीं कि उन्होंने किस का पिक एंड चूज किया है या किस आधार पर केस लगाए हैं। चौथा सवाल यह है कि आलोक नायक ऐसा क्यों कर रहे थे। पांचवा यह, इस पूरे मामले में प्रमुख सचिव नवनीत कोठारी ने क्या किया और क्या नहीं किया। छठवीं और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आखिर आलोक नायक कंसल्टेंट से क्या किया करते थे, और यदि हां तो क्यों करते थे। जब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, ऐसे में कंसल्टेंट के पास जाना या अकेले में मिलना क्यों होता था, या फिर बाहर क्यों मिला जाता था। सिया में रिश्वत कब और किसे दी जाती थी। कई ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में भी होंगे। हमने इसकी पूरी पड़ताल की है। अगले पार्ट में वह खुलासे करूंगा जिसमें कई प्रमाण भी आपको बताऊंगा, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि आलोक नायक और कंसल्टेंट्स की अच्छी खासी जुगलबंदी थी, जिसके कारण क्रमवार केस नहीं लग रहे थे, पिक एंड चूज की पॉलिसी चल रही थी और आंख मूंद के सिया में अनुमतियां जारी हुई की जा रही थी।
इन्हीं सब गोरख धंधों को रोकने के लिए सिया चेयरमैन रिटायर्ड आईएएस शिवनारायण सिंह चौहान ने कमर कसी और सिस्टम को सुधारने का बीड़ा उठाया, जिसका नतीजा आपके सामने है। अगले पार्ट में खुलासे करूंगा और कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, एक काली गाड़ी के बारे में, एसयूवी के बारे में, इसके अलावा भी और चीजें बताऊंगा। जो व्हाट्सएप कॉल हुए वह कहानी भी पूरी बताऊंगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।